हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा है ना, कि वोल्टेज रेगुलेशन लिखते क्या अपन। तो मैंने बताया कि वोल्टेज रेगुलेशन अपन को क्या लेके चलना है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड, है ना। ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसपे हमने क्या लिखा, E2 माइनस V2 अपॉन E2, है ना। हमेशा मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फेजर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर हम सर्किट बनाए तो सर्किट याद होगा आपको कुछ ऐसा। देखो इस शंट ब्रांच से बेटा इसमें कुछ अलग से चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अगर शंट ब्रांच के कॉरस्पॉन्डिंग से मान लो वोल्टेज अप्लाई करें V1, तो वोल्टेज यहाँ भी कितना आएगा, V1 आएगा, है ना। तो इसलिए हम वोल्टेज रेगुलेशन के केस में हम शंट ब्रांच को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। शंट ब्रांच को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। कभी भी शंट ब्रांच लेके नहीं चलते हैं, है ना। बाकी जो सीरीज पैरामीटर्स इससे डिफर करेंगे, सीरीज पैरामीटर्स को इससे डिफर करोगे तो क्या लिखोगे, यहां पे वोल्टेज कितना आएगा, E2, ये R इक्वालेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2 डैश। सिमिलरली X इक्वालेंट क्या लिखोगे, X1 प्लस X2 डैश, ठीक है। ये आपका वोल्टेज V2 फुल लोड का करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो ये जो I2 करंट है, ये I2 करंट फुल लोड करंट है। I2 कौन सा करंट है, फुल लोड करंट, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग नीचे नो लोड लेंगे या फुल लोड लेंगे। तो हम लोग क्या लेकर प्रोसीड करेंगे, ट्रांसफॉर्मर केस में हमेशा नो लोड। ट्रांसफॉर्मर केस में जो रेटेड वोल्टेज लेंगे, कौन सा वोल्टेज लेंगे, नो लोड, ठीक है। मैंने बताया था फुल लोड कहाँ लिखते हैं, दोनों चीजें मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन अपन को निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर हम E2 लिखें, E2 यहाँ पे KVL लगाओगे, यहाँ पे KVL लगाओगे, तो E2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2 प्लस I2। ये करंट कौन सा है, ध्यान रखना, ये जो I2 करंट है कौन सा करंट है, आपका फुल लोड करंट है ना। फुल लोड क्रॉसपॉन्डिंग चेंज देख रहे हैं, ये हो गया R इक्वालेंट प्लस J X इक्वालेंट, R इक्वालेंट प्लस J X इक्वालेंट, है ना। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम फेजर ड्रॉ करें, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम फेजर ड्रॉ करें, तो देखो जरा फेजर कैसा बनेगा। शंट ब्रांच से कंफ्यूज मत होना बेटा, शंट ब्रांच से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वोल्टेज V1 है, यहाँ भी वोल्टेज कितना आएगा, V1 ही आएगा, है ना। तो देखो अगर हम फेजर बनाएं, देखो कैसा बनेगा। रेफरेंस ले लो आप किसी को भी, तो रेफरेंस मान लो मैं ले लिया यहाँ पे V2 को, ठीक है। ये हमने रेफरेंस ले लिया। जनरली लैगिंग लोड होता है, तो हम लैगिंग लोड के लिए बनाएंगे। तो लैगिंग लोड में जो करंट होगा वोल्टेज से लैग करेगा। ये I2 करंट है, फुल लोड करंट है, ध्यान रखना I2 करंट। ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है फाई, ठीक है। अब देखो V2 में क्या ऐड करोगे, तो E2 आएगा। V2 में ऐड करना I2 इंटू R प्लस I2 इंटू JX इक्वालेंट। J मतलब J ऑपरेटर होता है ना, प्लस 90 डिग्री बोल सकते हो, या 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस 90 डिग्री एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे, I2 इंटू R, ये जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज है। तो रेजिस्टेंस केस में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में। तो एक करंट है, सेम फेज बनाना है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया पैरेलल लाइन I2 इंटू R इक्वालेंट। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। J मतलब मैंने बताया प्लस J क्या होता है तुम्हारा, प्लस 90 डिग्री ऑपरेटर है। ये हो गया तुम्हारा J I2 X इक्वालेंट। तो V2 प्लस I2R प्लस J I2 X इक्वालेंट, ये आपका देगा E2, ये आपका देगा E2। और E2 और V2 के बीच में जो एंगल है डेल, इस एंगल को बोलते हैं लोड एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं, लोड एंगल। डेल आपका क्या है, लोड एंगल, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखो बेटा डेरिवेशन तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। मैं डिराइव तो कर दूंगा, लेकिन डेरिवेशन काम का नहीं है। तुमको एंड रिजल्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो इतना टाइम नहीं होता कि तुम किसी फॉर्मूला को डिराइव करो फिर यूज करो, है ना। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है।
बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका रूट कहाँ से निकला है फार्मूला, है ना। तो देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो हमें क्या चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखा मैंने थोड़ी देर पहले, E2 माइनस V2 अपॉन E2, है ना। तो E2 माइनस V2 ये डिफरेंस चाहिए। तो ध्यान से समझो, मैंने बताया था अगर अलजेब्रिक समेशन अलजेब्रिक डिफरेंस हो, अलजेब्रिक समेशन अलजेब्रिक डिफरेंस कब, जब एक एक्सिस पे, मान लो दोनों एक एक्सिस पे हैं, ये 10 है 5 है, या इसको 10 रख दो, ये 5 है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि समेशन इसका कितना होगा, तो डायरेक्ट बोल दोगे 10 + 5 15, 10 + 5 15। जैसे मान लो ये तुम्हारा डीसी सर्किट है, सपोज दैट डीसी सर्किट है, ये मान लो करंट है 5 एम्पियर, ये करंट है 3 एम्पियर। तो यहाँ से अगर करंट पूछा जाए तो तुम डायरेक्ट समेशन करोगे, है ना, कितना हो जाएगा 5 + 3 8, है ना। लेकिन अगर एसी सर्किट होगी तो एसी सर्किट में डायरेक्ट अलजेब्रिक समेशन नहीं लेते हैं। अगर एसी सर्किट बनाऊँ मैं, अगर मैं एसी सर्किट बनाऊँ, मान लो रेजिस्टर है, प्योर रेजिस्टर, और ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस का करंट मान लो 3 एम्पियर है, इसके अक्रॉस का करंट मान लो 4 एम्पियर है। अगर ये करंट पूछा गया तो डायरेक्ट आप अलजेब्रिक समेशन नहीं ले सकते हो। 3 + 4 7 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों करंट सेम एक्सिस पे नहीं है। अगर इस वोल्टेज को मैं रेफरेंस मान लूँ, V को मैं रेफरेंस मान लूँ, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट सेम फेज में होता है, तो 3 एम्पियर सेम फेज में है। इंडक्टर, प्योर इंडक्टर का 90 डिग्री पीछे होता है, 4 एम्पियर यहाँ है। तो जो समेशन लोगे वो होगा फेजर समेशन, ये करंट निकालोगे √3² + 4²। तो ये जो करंट की वैल्यू आएगी, ये करंट की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर, इस करंट की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर। तो देखो ये बताने के पीछे का रीजन क्या है, हमें E2 माइनस V2 करना है। E2 है इस एक्सिस पे, V2 है इस एक्सिस पे, तो दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते डिफरेंस। सेम एक्सिस पे होता तब डिफरेंस लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ बोलूँ डिफरेंस कितना है, तो 10 - 5 कर देंगे, 5 आ जाएगा। बट ये सेम एक्सिस पे है क्या? नहीं। तो सेम एक्सिस पे पहले इसको ले आते हैं, इसको हम सेम एक्सिस पे ले आते हैं, जिससे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उस फॉर्मूले से आपके 100% क्वेश्चन टिक लग जाएंगे, है ना। एग्जैक्ट मेथड से जाओगे तो फेजर वाला मेथड, इसको कंप्लीट सॉल्व करना होता है ना, उस जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके लोकस को बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं उसको वहाँ ना ले जाके इसको डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हूँ। E2 को डायरेक्ट मैं V2 वाले एक्सिस पे ला रहा हूँ, इसको डायरेक्ट मैं ऐसे डाउनवर्ड लेते हूँ, ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो E2 की इतनी वैल्यू है, यहाँ से एग्जैक्ट जो वैल्यू है इतनी है, बट हमने इसको वर्टिकली डायरेक्ट डाउनवर्ड कर दिया, मतलब हमने इतना क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेशन कर दिया। इतना क्या कर दियो, अप्रोक्सीमेशन। इतना क्या कर दियो, अप्रोक्सीमेशन। तो जो रिजल्ट लिखते हो जो वोल्टेज रेगुलेशन का, R/यूनिट cos 5 ± X/यूनिट sin 5, है ना, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही है। बट उससे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेशन भी बहुत माइनर से अप्रोक्सीमेशन है वो। तो इसको हमने वर्टिकली डाउनवर्ड ला दिया, इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो समझो देखो ये I2R है, ये I2X है, तो जो ट्रायंगल होगा इंपेडेंस ट्रायंगल हो गया। तो ये इंपेडेंस ट्रायंगल कितना हो जाएगा, I2 × Z इक्विवेलेंट। इंपेडेंस ट्रायंगल कितना हो जाएगा, I2 × Z इक्विवेलेंट। तो देखो इसके बाद छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, लेकिन मैंने बताया डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, आपको एंड रिजल्ट दिमाग में रखना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे डेरिवेशन क्या है, यहाँ मार्क कर दो A B C D, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन लिखूं, अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन लिखूं तो यहां से देख के बताओ क्या डिफरेंस लिखोगे, क्या लिखना है, E2 माइनस V2। तो E2 की वैल्यू कितनी है, AC, हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया इतना। तो E2 की वैल्यू कितनी है, ये जो CD है ना, CD नहीं मान लो, C मान लो, ये अप्रोक्सीमेट कर दियो, इतना कम कर दियो, है ना। तो E2 की वैल्यू कितनी है, AC, ये वैल्यू कितनी है, AC। V2 की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन E2। E2 कितना है, AC, देख सकते हो, AC माइनस AB अपॉन AC, ठीक है। अब AC माइनस AB क्या लिखोगे, BC, BC अपॉन
AC, BC अपॉन AC। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंगल और उसका एंगल देखो सारे का, देखो देखो ध्यान से देखना इसको, देखो ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, ये फाई एंगल है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा फाई, ठीक है। ये ट्रेंगल जो है, ये वाला ट्रेंगल, ये क्या है तुम्हारा इम्पिडेंस ट्रेंगल है, इम्पिडेंस ट्रेंगल है, ये R इक्विवेलेंट, ये X इक्विवेलेंट, ये क्या है Z इक्विवेलेंट। तो इम्पिडेंस ट्रेंगल का कुछ ना कुछ एंगल होता है जिसको हम मान लेते हैं थीटा इक्विवेलेंट, थीटा लिखते हो इम्पिडेंस ट्रेंगल का एंगल, तो इसको मान लिया हमने थीटा इक्विवेलेंट। तो ये आपका कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है थीटा इक्विवेलेंट। तो जो इतना सा एंगल बचा ये एंगल क्या लिखोगे थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई, ये एंगल कितना लिखोगे थीटा माइनस फाई, है ना। क्लियर बनाना अपने कॉपी पे, नोट्स जो बनाओगे उसको एकदम क्लियर बनाना, थीटा माइनस फाई। अब इस ट्रायंगल को देखो BCD, अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल BCD, तो ट्रायंगल BCD में देखो एंगल की वैल्यू कितनी है, ट्रायंगल BCD अगर देखें हम तो एंगल की वैल्यू देखो, ये एंगल कितना लिखा हुआ है थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, यही एंगल है थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव। तो अगर मैं लिखूं कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, क्या लिखूंगा कॉस क्या लिखते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है BD, हाइपोटेनस कितना है BD। BD को देखो ध्यान से, ये BD है, ये BD की वैल्यू कितनी है I2 इंटू जेड इक्विवेलेंट, I2 इंटू जेड इक्विवेलेंट, देख लो BD I2 इंटू जेड इक्विवेलेंट। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी I2 इंटू जेड इक्विवेलेंट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, ये हो जाएगी BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू आप यहां पे लिख दो, BC की वैल्यू लिखोगे I2 जेड इक्विवेलेंट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव अपॉन E2। मेरे ख्याल से छोटे से डेरिवेशन में ज़्यादा डाउट होगा नहीं, है ना। बस आपको ये फेजर अगर क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, सबको क्लियर होगा आई थिंक, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था I2 जो करंट है वो रेटेड करंट है, फुल लोड करंट है ना, फुल लोड करंट रेटेड करंट। और जो E2 वोल्टेज है हमने रेटेड वोल्टेज माना है, E2 को नो लोड वोल्टेज को हमने कौन सा वोल्टेज माना है रेटेड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज को हमने रेटेड माना है, ये रेटेड वोल्टेज है रेटेड करंट है। तो इसको मैं वोल्टेज रेगुलेशन को कुछ ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान से, देखो बेटे ये जो फॉर्मूला लिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है ध्यान से देखना। ये लिखूं मैं जेड इक्विवेलेंट अपॉन, नीचे E2 है इसके नीचे I2 लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव। अब आ जाओ प्रीवियस लेक्चर में, एक लेक्चर में मैंने बताया था पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम मैंने क्या बताया था, किसी भी एक्चुअल वैल्यू को उसके रेटेड वैल्यू बेस वैल्यू जनरली किसको लेते हैं रेटेड, उसके रेटेड वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वैल्यू काय में चेंज हो जाती है पर यूनिट में। तो सेम देखो ये है एक्चुअल वैल्यू, ये रेटेड वोल्टेज, ये है रेटेड करंट, V रेटेड अपॉन I रेटेड, तो काय में चेंज हो जाएगा पर यूनिट। तो Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, वेयर ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, वेयर फाइव इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। किसके लिए डिराइव किया अपन लैगिंग लोड के लिए, लीडिंग लोड के लिए बनाओगे तो I2 कहाँ बनाओगे ऊपर बनाओगे, है ना। तो फाइव पॉजिटिव किसके लिए लैगिंग, जैसे ही लीडिंग बनाओगे तो फाइव को नेगेटिव रख दो, तो फाइव नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। अब तुम लोग अपना फॉर्मूला ढूंढ रहोगे सर R पर यूनिट cos फाइव वाला फॉर्मूला तो दिखा ही नहीं, तो बेटा यही से आ जाएगा। देखो cos A माइनस बी को तोड़ सकते हो, cos A माइनस बी को क्या तोड़ोगे cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, है ना। देखो इसको तोड़ रहा हूं मैं, ये लिखोगे Z पर यूनिट cos थीटा इक्विवेलेंट इंटू cos फाइव प्लस साइन थीटा इक्विवेलेंट इंटू साइन फाइव, सही है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज रेगुलेशन लिखोगे Z पर यूनिट cos थीटा इक्विवेलेंट इंटू cos फाइव प्लस Z पर यूनिट साइन थीटा इक्विवेलेंट इंटू साइन फाइव।
अब ट्रायंगल की बात करें, इम्पीडेंस ट्रायंगल की, तो देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल की, मान लो आर पर यूनिट, ये एक्स पर यूनिट, ये जेड पर यूनिट, ये आपका थीटा इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, तो कॉस थीटा क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्विवेलेंट बेस कितना है आपका, आर पर यूनिट, हाइपोटेनस कितना है, जेड पर यूनिट, तो जेड को इस साइड मल्टीप्लाई करो तो जेड इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, आर, यानी जेड इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, आर पर यूनिट। सिमिलरली जेड इंटू साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं, तो साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स पर यूनिट अपॉन जेड पर यूनिट। इधर मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो एक्स पर यूनिट क्या लिखोगे, जेड इंटू साइन थीटा, तो इसको क्या लिखोगे आप, एक्स पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया आपका आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। ये किसके लिए है, लैगिंग के लिए। लीडिंग के लिए देखें तो लीडिंग के लिए क्या करोगे, फाइव की वैल्यू नेगेटिव रखोगे, तो कॉस में अगर नेगेटिव भी रखोगे तब भी कॉस पॉजिटिव आता है। कॉस में अगर नेगेटिव रख दोगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन साइन में अगर नेगेटिव रखोगे फाइव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कहने का मतलब यहाँ पे माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन किसके लिए होगा, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये आपका कंप्लीट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे बनेंगे बेटा, क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा मैं वोल्टेज रेगुलेशन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हर तरह के क्वेश्चन में इससे डील करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक सारा पार्ट आपको शायद क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।